हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। आज का चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीदिंग करते हैं या नहीं करते। तो प्लांट्स डू ब्रीथ, प्लांट ब्रीदिंग करते हैं। तो एनिमल्स में जितना अच्छा खासा सिस्टम होता है ब्रीदिंग के लिए, उतना अच्छा सिस्टम प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? ब्रीदिंग क्या करता है? जैसे अब अगर मैं सांस ले रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो मैं मेरी बॉडी में फूड जो पहुंच रहा है सेल में, जो मेरी बॉडी की एक एक सेल के अंदर जो ब्लड फूड ले जा रहा है सिंपल फॉर्म, जैसे मान लो ग्लूकोज ले जा रहा है, तो उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए आगे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी जगह सेल में। तो ब्लड उस ऑक्सीजन को वहां पहुंचाने के लिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एयर से लेकर के डाली जाती है लंग्स के थ्रू। तो इतना जो ये मैकेनिज्म है, ये वास्ट मैकेनिज्म जो होता है, ये एनिमल्स में होता है, क्योंकि एनिमल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि एनिमल में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फूड को ज़्यादा जल्दी से ऑक्सीडाइज करके या मैं कहूँ ब्रेक डाउन करके उसको एटीपी का यूज़ करने के लिए एटीपी बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो ज़्यादा एटीपी यूज़ करता है। उसमें लोकोमोशन होता है जिसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, तो कंपैरेटिवली एनिमल प्लांट में कम एनर्जी का यूज़ होता है, कम एनर्जी यूज़ करते हैं वो। और जब वो एनर्जी कम यूज़ करेंगे तो फिर एनर्जी बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम टाइम में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए उनके पास में ब्रीदिंग सिस्टम इतना ज़्यादा इवॉल्व, इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन जो होते हैं उससे गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, और उनकी बॉडी के अंदर जैसे हमारे क्या होता है कि हर जगह कोई भी ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो लंग्स के थ्रू ही ऑक्सीजन जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि इस उंगली को ऑक्सीजन चाहिए तो यहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं। लेकिन प्लांट में ऐसा होता है, उसके ईच पार्ट ऑक्सीजन ट्रांसफर गैसियस एक्सचेंज को संभाल लेते हैं। तो हर पार्ट में गैसियस एक्सचेंज होता है, तो उनके अंदर ब्रीदिंग सिस्टम को ज्यादा अच्छा होने का जरूरत नहीं है। तो ब्रीदिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा होने की रिक्वायरमेंट, पहली चीज ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज कि उनका हर पार्ट एक गैसियस एक्सचेंज को संभाल लेता है, लेंटिसेल्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स में ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो ज्यादा स्टोमेटा होते हैं वहां पर। तो ऐसे करके फिर उनको ज्यादा ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा इवॉल्व ब्रीदिंग सिस्टम नहीं चाहिए उनको। ओके। और थर्ड, प्लांट की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, जैसे ब्लड को ट्रेवल करवाना पड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ले जाता है उसको, ब्लड में ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन ले जाता है उसको। तो ऐसे प्लांट के अंदर कोई जरूरी नहीं है। प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में सारे लिविंग और जो टिश्यू होते हैं वो सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे बड़ा सा ट्रंक है प्लांट का, तो सेंटर में डेड पार्ट है, पेरीफ्री पे लिविंग पार्ट है। तो क्या होगा, वहीं से वो डिफ्यूज होकर के उसी जगह पर ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रैवल करवाने की जरूरत नहीं है, तो कोई बड़ा ब्रीदिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो ये है डू प्लांट ब्रीथ। यस, प्लांट ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन एनिमल के कंपैरिजन में ज्यादा इवॉल्व सिस्टम नहीं है। इसके रीजन आपको समझ में आ जाते हैं यहाँ पे। फाइनली सर, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, हम सेल के पास पहुंच जाते हैं, सेलुलर लेवल पे पहुंच गए। अब सेल लेवल पे जाने के बाद क्या होगा, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ओके। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो है वो है साइटोप्लाज्म। कौन है? साइटोप्लाज्म। ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज एंटर कर दिया कहां से भी, तो इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ गया G फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में जाकर के यहाँ करेगा लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम, और एसिटाइल कोएंजाइम चलाएगा यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल चलाने के बाद में इन लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इनसे जो होने वाली सब चीजें जो है वो ईटीएस में चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक सेल के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो चलेगा वो चलना है। कैसे चल रहा है कि देखो, इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने यहाँ पे एनलार्ज कर दिया, यहाँ से पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है जिसपे ये क्रिस्टी होती है अंदर की तरफ में इस तरीके से। ओके। और यहाँ पर चलेगा लिंक रिएक्शन चलेगी, और क्रेब्स साइकिल चलेगा, और जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो इनसे बनने वाले जो भी चीजें हैं वो चली जाएगी ईटीएस के लिए। किसमें चली जाएगी? ईटीएस। और ईटीएस कहाँ चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ईटीएस, वो चलता है आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये ईटीएस आपको बना के देगा एटीपी। क्या बना के देगा? एटीपी। तो ये तो पढ़ना है अपन को कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, पायरुविक एसिड एंटर करके लिंक कैसे चलती है, लिंक के बाद में एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल कैसे चलाते हैं, और इन सब से बनने वाले हाइड्रोजन कैरियर्स जो हैं
वो हाइड्रोजन कैरियर इस मेम्ब्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं और मेम्ब्रेन पर होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बाद में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मतलब सबसे लास्ट में काम में आता है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर एटीपी बन जाएंगे, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन की वजह से फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो ये पूरा का पूरा केस, पूरा का पूरा ये जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की एक स्टोरी होती है। ओके, रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं अपन? बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। हमने क्या किया? ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज को एक छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन करा और ब्रेक डाउन करके इसके अंदर प्रेजेंट एनर्जी को एटीपी के अंदर लेकर के आ गए। मान लो ग्लूकोज के अंदर 100 एनर्जी प्रेजेंट है, तो टोटल 100 एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगी। ये एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 40 to 45% जो होती है उतनी एफिशिएंसी होती है इसकी। ओके, तो इतनी एफिशिएंसी है, मतलब 100 ग्लूकोज एनर्जी है एक में, तो उसका 40 to 45% ही एटीपी में कन्वर्ट होगा। बाकी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। किसके फॉर्म में लॉस हो जाता है? हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज में प्रेजेंट एनर्जी का इतना % एटीपी ले लेता है, बाकी हीट के फॉर्म में लॉस कर देगा। और ग्लूकोज को स्टेप डाउन, एक एक छोटे छोटे स्टेप के अंदर मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के फॉर्म में, तो H2O के फॉर्म में। तो वो H2O भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनेंगे? लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। इन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों के अंदर। तो देखते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरीके से ये पूरा रेस्पिरेशन चलता है। ये रिएक्शन है कार्बन, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2, H2O और एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी जो होती है वो आपको पता है एटीपी के फॉर्म में होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हीट भी निकलता है। क्या निकलता है? हीट। हीट के फॉर्म में भी लॉस हो जाता है। ओके, तो इसको देखते हैं, आगे बढ़े। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले अपन करते हैं सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस। इसको एमडेन, मायरहॉफ एंड पार्नाज EMP पाथवे भी बोलते हैं इसको। ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, किसके अंदर? ग्लूकोज का जो होता है वो पायरुविक एसिड के अंदर, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन। अब ये ग्लाइकोलाइसिस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों टाइप के रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज का स्टेप बाय स्टेप तो 5 स्टेप में होता है, सॉरी 10 स्टेप में होता है। इनिशियल 5 स्टेप्स जो होती है वो एनर्जी कंज्यूमिंग होती है और ये एनर्जी यील्डिंग होती है। एनर्जी यील्डिंग का मतलब ये एटीपी बनेंगे यहाँ पर। ओके, और यहाँ एटीपी लगेंगे। तो बिना एटीपी लगाए हुए ये काम नहीं चलना है। और एटीपी तभी बनेंगे जब आपको यहाँ रिक्वायर्ड होगा NAD+ का रिक्वायरमेंट होगा। NAD+ चाहिए, क्या चाहिए? NAD+ की रिक्वायरमेंट होती है आपको। तो NAD+ के बिना ये ग्लाइकोलाइसिस चल नहीं सकता है। तो सर ये NAD+ आते कहाँ से है? ये ग्लाइकोलाइसिस है कहाँ पे? ये सेल के अंदर चल रहा है। ये देखो, ये रहा एक सेल, इस सेल में ग्लाइकोलाइसिस यहाँ चल रहा है। अरे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये साइटोप्लाज्म है। अब आप बताइए, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ प्रेजेंट है। जैसे ये कौन निकला? NADH2 बन गया। तो मैंने ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया? यहां पर ग्लाइकोलाइसिस किया। ग्लाइकोलाइसिस से कौन बना भाई? Na। इस ग्लाइकोलाइसिस से बना NADH2 या NADH बोल दो। ये NADH2 बना हुआ, देखो ये रहा। ये NADH2 बना हुआ कहां जाएगा? इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के पास में जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर होते हैं, यहां होता है इसको बोलते हैं शटल। क्या बोलते हैं? शटल सिस्टम। और इस शटल सिस्टम के थ्रू ये NADH2 अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो 2 टाइप के शटल सिस्टम होते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। तो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम इस बाहर वाले NADH2 को अंदर भेजता है, तो वो NADH2 के अंदर ही कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? NADH2 में ही कन्वर्ट करता है। और ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो होता है, ये बाहर वाले NADH2 को अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में FADH2 के अंदर कन्वर्ट करता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि एक FADH2 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है और एक NADH2 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ NADH2 यहाँ पर इस ETS में, इस माइटोकॉन्ड्रिया में 3 ATP बनाएगा या 2 ATP बनाएगा, ये शटल पर डिपेंड करता है।
कि उस सेल के अंदर कौन सा शटल चल रहा है। अगर शटल सिस्टम अगर मैलेट एस्पार्टेट है तो आपको पता है मैलेट एस्पार्टेट है तो ये अंदर NADH2 में ही जाएगा, बाहर वाला NADH2 ग्लाइकोलिसिस वाला NADH2 ही बनेगा, तो ये 3 ATP के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जा रहा है तो 2 ATP के इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि अंदर जाकर के ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस के NADH2 जो है वो अंदर अपना ये प्रोटॉन डोनेट करके ये वापस आ जाते हैं और वापस आकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये यहां तभी जाएगा क्योंकि यहां पर आपको पता है यहां ऑक्सीजन है। कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन है तभी ये अंदर जाएंगे। अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। तो सर अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये कहता है मैं क्या करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला तो ऑक्सीजन ही है, यहाँ ऑक्सीजन गायब है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इधर क्यों डोनेट करूं, नहीं करूंगा, तो ये नहीं जाता इधर। तो ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो ये NADH2 तो क्या हो गया, यहीं पर ही रह जाएगा साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस कहता है भाई मेरे को आगे और बढ़ना है, तो मेरे को बढ़ने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है किसकी, NAD+ की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे NAD+ ला करके दो कहीं से भी। आप अंदर नहीं जा रहे हो तो अंदर नहीं जा रहे हो तो यहाँ NAD+ नहीं बन रहा है, तो फिर यहां कुछ करो आप इसका। तो ये क्या करा जाता है, ये चला जाता है फर्मेंटेशन में। किसमें चला जाता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशंस की रिएक्शंस जो होती है, अब ये साइटोप्लाज्म में अगर मान लो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला एंजाइम है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में चला जाएगा, और अगर इस सेल के साइटोप्लाज्म में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के एंजाइम है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाएगा। तो ये क्या करेगा भाई, ये ग्लूकोज जो है इसने ग्लाइकोलिसिस से बनाया पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड को कहां जाना था, पायरुविक एसिड को भी जाना था यहां पर, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड भी जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड मना कर देगा, नहीं जाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी कह देगा हम भी नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो बोला ग्लाइकोलाइसिस बोलता है मैंने तो पायरुविक एसिड बना दिया, अब क्या करना है, तो पायरुविक एसिड बोलता है कि हम जाएंगे फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन करेंगे। और फर्मेंटेशन करवाने के लिए मेरा जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है NADH2 ये काम में आएगा, और ये काम में आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहां से फर्मेंटेशन करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NAD+ के अंदर। और जब ये डोनेट कर जाएगा अपने हाइड्रोजन यहाँ फर्मेंटेशन में रिड्यूस करने के लिए तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार NAD+ आ गया तो ये आगे नेक्स्ट वाले ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो नेक्स्ट वाले ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस आगे पूरा बढ़ाने के लिए NAD आराम से यहाँ पे अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये NADH2 को कहां जाना पड़ता है, अपना प्रोटॉन डोनेट करने के लिए फर्मेंटेशन में जाकर के वापस से NAD+ में कन्वर्ट होना होता है। इसीलिए जब ऑक्सीजन नहीं होती है सेल में, हमारे मसल सेल में, तब हमारा जो NADH2 जो है ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में रास्ता बंद हो गया है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस तो चलाना पड़ेगा क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस देगा 2 ATP, और ये ATP वो मसल के लिए काम में आ जाएंगी। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया वाला ATP हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस एक्सरसाइज को बनाए रखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी ऑक्सीजन कम पड़ रहा है उसके लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने मना कर दिया। तो ग्लाइकोलाइसिस कहता है हम तो देंगे एटलीस्ट, तो हमारे 2 ATP हम दे देंगे। ये कहते हैं भाई ये 2 ATP तब होगा जब ये स्टेप होगा, ये स्टेप तब होगा जब NAD+ होगा, ये NAD+ तब होगा जब पहले बना हुआ NADH2 खपेगा कहीं पर और कहीं जाकर के खर्च होगा, और ये NADH2 खर्च होता है जाकर के, ये कहता है हम इसको खर्च करवा देंगे। कौन बोलता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलता है। तो सेल में चलने लग जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, प्रोडक्ट बन जाता है लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड बना देता है लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड बन जाता है रिड्यूस होकर के। रिड्यूस करने वाला कौन है, ये रहा। ये कहता है क्यों कर रहा है, वो बोला मेरे को नहीं पता, मुझे फ्री होना है, NAD+ को फ्री करना है, और NAD+ आएगा तो नया ग्लूकोज आगे बढ़ेगा तो ये एनर्जी मिलेगी, और जिस इंसान के अंदर एनर्जी की कमी है अभी उसको हम एनर्जी ये 2 ATP दे के पूरी कर देंगे। इस वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसके बाद पेन होता है, दर्द होता है ना बॉडी में पेन, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से होता है। और अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो और ऑक्सीजन इजीली प्रेजेंट है तो ये क्यों जाएगा फर्मेंटेशन करने, ये इतना जल्दी यहाँ क्यों भागेगा। ये कहता है NAD+ चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस बोलता है यस, उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल रही है, कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि ये ज्यादा एक्सर्शन नहीं कर रहा है,
इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये कहता है कि मुझे ग्लाइकोलिसिस को चलाने के लिए फिर क्या करना है, NAD+ ही तो चाहिए। तो ये कहता है मैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज दूंगा। क्यों भेज दूंगा? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन है, तो इधर भेज दिया जाएगा, ये धीरे से इसको कर देगा। ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा जल्दी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये इजीली यहाँ भेजेगा, ये फ्री होगा, फ्री होकर के वापस ग्लाइकोलिसिस चला देगा। तो ऐसे होता है फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलिसिस दोनों। बाकी तो यार देखो सारे स्टेप्स हैं वो आपको रटने हैं। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम लगते हैं वो भी आपको याद करने हैं, और कौन से को फैक्टर्स होते हैं वो भी आपको याद करने हैं। तो मैंने आपको स्लाइड दे दी है और इस स्लाइड के अंदर सारा लिख दिया है, यहाँ पर सारे के सारे को फैक्टर्स और सारे के सारे एंजाइम्स। ओके, तो हेक्सोकाइनेज जो होता है उसमें मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे ये हो गया ग्लाइकोलिसिस जो सब में कॉमन है। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद में फर्मेंटेशन जो है उसकी रिएक्शंस बाकी रह गई थी। तो फर्मेंटेशन क्यों होता है वो तो मैंने बता दिया, कैसे होता है देख लो। ग्लूकोज, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। अभी भी ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस है। अब देखो यहां से इस स्टेप के बीच में NADH2 बनता है ना। अभी NADH2 कहां जा रहा है, देखो इस NADH2 को अगर मान लो जल्दी से NAD बनाना है, वापस क्या बनाना है, NAD, तो ये देखो ये NAD जो है वो ये रहा, ये यहां से आएगा यहाँ पर। ओके, और दूसरा NAD+ ये रहा, या तो ये आएगा या ये आएंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये NADH2 ये वाला है और ये वाला है। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होगा कि ये पायरुविक एसिड जो है इसका अगर एंजाइम आपके पास में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, लैक्टिक एसिड बना देगा। 3 कार्बन वाला लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितना कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। और एंजाइम कौन सा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नहीं होता, काश होता तो हम तो भाई भागते ही रहते, और यहाँ फर्मेंटेशन करके नीचे क्या बनता जाता, इथेनॉल। क्या बनता, इथेनॉल। लेकिन हमारी बॉडी में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नहीं होता है। ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है। पायरुविक एसिड एक ही स्टेप में NADH2 से रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर के लैक्टिक एसिड बना लेता है, NAD+ को फ्री कर देता है और ये वापस यहाँ आ जाता है, ये ग्लाइकोलिसिस चलने लग जाता है। नेक्स्ट ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, दूसरा है फर्मेंटेशन, वो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो होता है उसमें होता है डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 निकल जाती है बाहर, किसमें से, पायरुविक एसिड में से। तो हम कहेंगे कि सर पायरुविक एसिड में से CO2 निकालोगे बाहर तो पीछे कौन रह जाएगा, तो वहां रहेगा आपके पास में एसिटाल्डिहाइड। क्या रहेगा, एसिटाल्डिहाइड। 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया फर्स्ट स्टेप में, डिकार्बोक्सिलेशन, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को अब दिया NADH2, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। यस और नो। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो एसिटाल्डिहाइड से बन गया एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। तो ये तो होता है CO2 फर्स्ट में, CO2 का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट, डिकार्बोक्सिलेशन में इथेनॉल बनता है सेकंड में। तो इथेनॉल किससे बनता है, यहां पर देखो 2 स्टेप है। पहली स्टेप में CO2 निकला, यहां बना एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से एथेनॉल बन गया। यहां पर लगता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एसिटाल्डिहाइड से एथेनॉल बनाने के लिए। ये ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में। तो ये लो साहब, ये सारा का सारा यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया, ये हो फर्मेंटेशन। तो 13% अल्कोहल जो होता है वो वहां तक पहुंच सकता है नॉर्मली ईस्ट, है ना। उसके बाद आप वो उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है फर्मेंटेशन में। क्लियर। अब सर अब है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो जो साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बना है ना, उसको हम फर्मेंटेशन में नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाएगा। तो लो साहब भेजो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको सारा। ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, पूरी ये दिख रही है आपको, ये इनर मेम्ब्रेन है। करेक्ट। अब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज एक ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुविक एसिड बनाता है और 2 पायरुवेट या पायरुविक एसिड एक ही बात है। 2 पायरुवेट एंटर करते हैं मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में एंटर करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर चलता है यहाँ पे लिंक रिएक्शन। क्या चलता है, लिंक रिएक्शन। ये चल रहा है लिंक रिएक्शन। अब ये लिंक रिएक्शन ने 2 पायरुवेट को 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एक एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन वाला होता है देख लेते हैं। ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला, यहां पर भी 6 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के हैं, 3 कार्बन वाला 1 मॉलिक्यूल।
यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला होता है, यहाँ टोटल 4 कार्बन है। तो देखो 2 कार्बन का लॉस हो गया, यानी कि 2 CO2 यहां से बाहर निकल गए। तो यहां पर मैं कहूंगा कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गए। ओके, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां निकल गए ग्लूकोज के। क्लियर? 4 कार्बन को आगे भेज दिया क्रेब्स में, और क्रेब्स में जब 4 कार्बन को आगे भेजा तो 4 कार्बन को जैसे ही आगे भेजा तो ये 2 जगह पर आपको, दोनों जगह पर एक एक 2-2 CO2 निकलते हुए नजर आएंगे। 2 CO2 इधर और 2 CO2 इधर। ओके, तो देखो 6 कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उड़ा दिया ग्लूकोज को, है ना। एक क्रेब्स साइकिल एक एसिटाइल कोएंजाइम चलाता है तो 2 CO2 निकलते हैं, और जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम जाएंगे तो 4 CO2 निकलेंगे। ओके, इस तरीके से क्रेब्स साइकिल चला। जब एसिटाइल कोएंजाइम चलता है तो एसिटाइल कोएंजाइम से 2 NADH निकलते हैं। जब 2 पायरुवेट 2 एसिटाइल कोएंजाइम तो 2 लिंक रिएक्शन, और 2 लिंक रिएक्शन तो 2 NADH बाहर निकल गए, और ये कहां जाएंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, जहां ETS चलता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चलती है, यहां पर ये। ओके, तो यहां पर ETS के पास में भेज दिया जाता है मैट्रिक्स से उठा करके 2 NADH को, 2 पायरुविक 2 लिंक रिएक्शन प्रोडक्ट 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 CO2 प्रोडक्ट में, और इससे निकल गए 2 NADH। ये 2 NADH पहुंचा दिए गए ETS के पास में, ये खत्म। ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 NADH ये निकले, 2 NADH को मेलेट एस्पार्टेट शटल, देखो कौन सा है, यहां पे देखो शटल सिस्टम लिखा हुआ है या नहीं है? और ये शटल सिस्टम के थ्रू यहां पर गए अंदर की तरफ में, और ये या तो FADH2 हो जाएंगे, मेलेट एस्पार्टेट है तो, और या ग्लिसरॉल फॉस्फेट है तो FADH2 हो जाएंगे। तो ये भी पहुंच गया ETS के पास में। और इसमें सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर ATP, डायरेक्ट ATP बनते हैं, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट ATP। ये रहे 2 ATP डायरेक्ट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो 2 ATP डायरेक्ट मिल गए यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पर। ओके, और 2 NADH2, 3 दूनी 6 यहाँ ETS से मिलेंगे, तो 6 ETS वाले और 2 डायरेक्ट, तो टोटल कितने मिल गए? 8। तो टोटल ATP यहां से ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं कितने? 8 ATP। 8 ATP मिल जाते हैं यहां पर, है ना। इन दोनों को मतलब कितना ATP है? 6 ATP के इक्विवेलेंट हो गया, 2 ATP ये रहे, तो 6 ATP आगे जाएंगे, और ये ATP कहां से मिलेंगे? ETS से मिलेंगे। ओके, तो ये 6 और ये 2 8। 6 क्यों काउंट किया? क्योंकि हमने अंडरस्टूड है कि मेलेट एस्पार्टेट शटल माना है, इसलिए। अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट मानते हो तो 4 ATP, 4 और 2 6 ATP बनेंगे। ओके, चलो जी, ये हो गया। अब लिंक रिएक्शन वाले 2 हैं, तो लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगी, तो 2 एक ग्लूकोज जब अंदर जाएगा तो एक ग्लूकोज चलेगा, तो 2 लिंक रिएक्शन चलेगी। तो ये भी कितने ATP हो गए? 6 ATP हो गए, और 6 ATP 6 लिख देता हूं, 6 ATP 2 लिंक रिएक्शन से। ओके, अब एसिटाइल कोएंजाइम चला तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे। जब एक ग्लूकोज अंदर घुसा तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे, तो 2 क्रेब्स साइकिल में कितने बनेंगे? तो देखो भाई, एक क्रेब्स साइकिल की बात चली है, किसकी चली है? एक क्रेब्स साइकिल और एक एसिटाइल कोएंजाइम, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम तो 2 क्रेब्स साइकिल। तो सर ये 2 क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे तो 6 NADH और 2 FADH2 बनाएंगे। कितने भाई? 6 NADH, तो 6 NADH 6 18, तो ये तो हो गया 18 ATP 6 NADH से, और 2 FADH 2 दूनी 4, तो ये 4। ओके, तो इसका मतलब है कि सर 2 क्रेब्स साइकिल से आपको मिलेंगे 22 कितने ATP? 22 ATP मिलेंगे आपको, 22 ATPs। ओके, तो 22 ATP का मतलब हुआ कि यहां से ETS के थ्रू ये इतना मिलेगा। और कुछ क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल भी बनता है, तो 2 क्रेब्स साइकिल चल रहे हैं तो 2 सबस्ट्रेट लेवल ATP यहां पर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 2 सबस्ट्रेट लेवल ATP यहां पर मिल गए, तो 2 सबस्ट्रेट ग्लाइकोलिसिस में मिले। एक ग्लूकोज का हिसाब चल रहा है सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, एक ग्लूकोज तो एक साइकिल ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस होता है 1 बार, और लिंक रिएक्शन होता है 2 बार, और क्रेब्स साइकिल भी होता है 2 बार। ओके, तो 1 बार ग्लाइकोलिसिस, 2 लिंक रिएक्शन और 2 क्रेब्स साइकिल। इस पूरे हिसाब में आप देखोगे तो यहां एक ग्लाइकोलिसिस चलेगा तो 2 सबस्ट्रेट लेवल ATP, 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे तो 2 सबस्ट्रेट लेवल ATP, और बाकी यहां से देख लो, टोटल गिन लो कितने हुए? 6 ATP। ये ETS से बनेंगे, टोटल जो भी आ रहा है सब ETS में बनाएगा। देखो ये बनाएगा 6 ETS में, ये बनाएगा 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16। ओके, और 16 और 10 16 और 10 26, और 26 और 8
34, तो 34 एटीपी देखो ये रहे, टोटल 34 एटीपी किससे बने, ईटीएस से। तो आप ध्यान रख लेना 34 एटीपी बनाते कौन है, NADH2 और FADH2। कहां के NADH2, ग्लाइकोलिसिस के 2 NADH2, लिंक रिएक्शन के 2 NADH2, क्रेब्स साइकिल्स के 6 NADH2 और 2 FADH2, ये सब आएंगे यहाँ ईटीएस में और 34 एटीपी बना के जाएंगे। और सबस्ट्रेट लेवल पर डायरेक्ट एटीपी 2 क्रेब्स साइकिल से 2 एटीपी और 1 ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी, तो 34 + 2 + 2 तो टोटल कितने हो जाएंगे, 38 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना करके दे देगा आपको। ओके क्लियर। अब बाकी जो काम बचा है वो बाकी काम क्या है भाई, सारा रिएक्शन रटने का काम बचा है आपका। तो आप सारा रिएक्शन रटिए, ये सेटल सिस्टम दे रखे हैं, ये इनको देख लेना। ग्लिसरॉल फॉस्फेट मेलेट एस्पार्टेट कैसे चलते हैं उनके डायग्राम है ये पायरुविक एसिड कोएंजाइम, ये लिंक रिएक्शन है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर मैट्रिक्स के अंदर चल रही है। कौन सा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। ओके, इसको हम बोलते हैं पायरुवेट, इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना यहाँ पे, इसलिए। ओके, तो पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में, NAD+ की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम बना देंगे और प्रोडक्ट के अंदर क्या देंगे, NADH2, एक NADH2। तो देख लो एक पायरुविक एसिड नहीं होता, 2 पायरुविक एसिड होते हैं, तो फिर 2-2 का हिसाब आ जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकल करके इसके पास जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन, क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसा काम क्रेब्स साइकिल में भी होता है एक जगह, आपको बताएंगे अभी। तो ये हो गया लिंक रिएक्शन। अब है आपके पास में TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन वाले जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं उनके अंदर ईच मॉलिक्यूल में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, COH ग्रुप होता है। इसलिए इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और सर हैंस क्रेब्स ने बताया था, तो इसके नाम से क्रेब्स साइकिल्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्रेब्स साइकिल है। फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो 6 कार्बन वाला बनेगा। ये क्रेब्स साइकिल, इसमें देखो एसिटाइल कोएंजाइम गया, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो आपको बस ये स्टेप याद रखना है कि किन किन के बीच में NADH2 का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी स्टेप के बीच में NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 और 1 FADH2 और 1 सबस्ट्रेट लेवल ATP। 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 सबस्ट्रेट लेवल ATP का फॉर्मेशन होता है। और ये पूरा का पूरा साइकिल आपको तो रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखो, ये पूरा एकदम अच्छे से आपको दिया गया है। सबसे पहले यहां से शुरुआत हुई थी, कहां से भाई, सबसे पहले ये रहा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो फर्स्ट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ओके, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये सारे एंजाइम, सारी बातें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, ठीक है। इसमें NADH2 कहां बना, पहला NADH2 जहां पर बन रहा है उसको मार्क कर लो। ये देखो, ये फर्स्ट NADH2 यहां पे बना है। ओके, सेकंड NADH2 इसके आगे बना है। तो ये किस किस के बीच में बना, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो यहां पर ये जो एंजाइम है, ये इसका बोल रहा था मैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये रिएक्शन थी, वो जैसे बिल्कुल सेम जैसे लिंक रिएक्शन होती है वैसे। देखो ये CO2 निकल गया यहाँ पे। तो CO2 कहां पर निकलता है ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो CO2 देखो, एक तो यहां पर निकला है और एक यहां पर निकला है, 2 जगह। तो ये 2 CO2 निकलते हैं, वहीं पर ही क्या बनता है, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट। तो ऐसे आप पूरा का पूरा याद रखिएगा FADH2 और NADH2 का। तो ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद में ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स में जो हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ये दोनों हो रहे हैं। तो देखो पायरुविक एसिड एंटर करा, उस पायरुविक एसिड में एंटर करा, तो आपको पता है पायरुविक एसिड में आप ये देखिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड उड़ा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। देख लो ये निकल गए बाहर। एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला, तीनों CO2 निकल गए। और अपने हाइड्रोजन जितने भी थे
वो सब हाइड्रोजन इनको डोनेट करके चला गया FAD+ को और NAD+ को। तो आपको पता है 3 NAD+, 3 NADH2 और 1 FADH2 क्रेब्स में बनता है। तो ये रहा 3 NAD, 1 FADH2 ये रहा, और 3 NADH2 ये रहे। एक एक्स्ट्रा NADH2 वो लिंक रिएक्शन वाला है। तो ये लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों का हिसाब है। तो 3 NADH2 क्रेब्स के और 1 NADH लिंक का, तो ये हो गए 4 NADH2, 1 FADH2। ओके, और ये ATP बन गया यहाँ पर, ये बना है क्रेब्स साइकिल के अंदर सबस्ट्रेट लेवल का ATP। तो ये ADP+ IP सबस्ट्रेट लेवल वाला। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल देखो कितने लग रहे हैं यहाँ पे, 2 वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी आपकी मैट्रिक्स में चलने वाली रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए ग्लाइकोलिसिस के बाद। अब ये जितना भी माहौल बना है, उस पायरुविक एसिड से जो हाइड्रोजन है उनको किसने एक्सेप्ट कर लिया? हाइड्रोजन कैरियर्स। हाइड्रोजन कैरियर कौन है? ये सारे हाइड्रोजन पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन किसके पास चले गए? इस स्टेप में निकल करके इनके और इनके पास में चले गए, और ये दोनों कहां जाएंगे? ETS में जाएंगे लेकर के, और ये दोनों ETS में जाएंगे NADH2 और FADH2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके। इसलिए इनको, इन NADH2 को और FADH2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कैरियर्स बोला करते हैं। अब ये जब लेके जाएंगे तो ETS में अपना हाइड्रोजन कैसे डोनेट करेंगे? ये हाइड्रोजन को इस तरीके से डोनेट करेंगे, एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे ETS में, और प्रोटॉन को भेज देंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाने के लिए। देखो कैसे चलता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इनका सीक्वेंस याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स 1 है और ये कॉम्प्लेक्स 2 है। तो ध्यान रखिएगा 1 और 2, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 3। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 3 होता है। ये याद रख लेना बस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, इसके बीच में कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 4 है, एंड देन लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, ये कौन है? मैट्रिक्स। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इधर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये रही, और ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कौन है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये स्पेस रह गया बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है ना, ये ऐसे। तो ये तो हो गया ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये ब्लू वाली होगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल, और ये हो गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, ऐसे। अब यहां कौन है? मैट्रिक्स। कौन है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन है? NADH2 बनाया ना अभी, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन वाले मैट्रिक्स में तो बने हैं, और FADH2 ये भी मैट्रिक्स में ही बने हैं। और ये मैट्रिक्स वाले कहां भागेंगे? ये भागेंगे ETS के पास में। ये ETS चल रहा है यहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ETS चल रहा है, तो ये यहां भागेंगे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो मैट्रिक्स में प्रेजेंट, ये रहा मैट्रिक्स में प्रेजेंट NADH2, ये रहा। अब ये NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आएगा, और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक NADH2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 प्रोटॉन इधर आएंगे। तो ये गलत लिख दिया इन्होंने यहां पर, यहां आएंगे 2 प्रोटॉन बाहर। 2 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो 2 प्रोटॉन इधर आ गए। ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो इससे कॉम्प्लेक्स 1 को छोड़ेंगे, और ये यूबिक्विनोन, ये होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके, यूबिक्विनोन या कॉम्प्लेक्स Q, और ये यूबिक्विनोन जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहां से प्रोटॉन आते हैं भाग करके इधर से, और इसके पास में प्रोटॉन आएंगे, ये प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। ओके, तो 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इधर आ गए, यूबिक्विनोन के पास आ गए। यूबिक्विनोन ने 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, थोड़ी देर में अपने इलेक्ट्रॉन इसने आगे दे दिए, कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिए, और जैसे कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिए, इस यूबिक्विनोन ने अपना हाइड्रोजन यहां डोनेट कर दिया, ये देखो यहां पे, तो ये 2H इधर आ गए सीधे बाहर। ओके, तो ये यूबिक्विनोन के 2H इधर, इलेक्ट्रॉन नीचे, इलेक्ट्रॉन नीचे आया, इधर से घूमता हुआ कॉम्प्लेक्स 3 से घूमता हुआ ये आया साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ होता है, आउटसाइड होता है, और ये भी क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ये इलेक्ट्रॉन को मोबाइल करके खुद घूम के किसकी तरफ लेके जाता है? कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को उठाता है और कॉम्प्लेक्स 4 के पास में ले जाता है इलेक्ट्रॉन को, मोबाइल करता हुआ, है ना, मोबिलिटी शो करता हुआ। यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के नीचे पहुंच जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये 3 और 4 के बीच में मोबिलिटी शो करता है आउटर साइड की तरफ, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ में। ओके, तो ये साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन आ गया भाई, और साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर सेंटर B। ऐसे ट्रांसफर करता हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इधर,
और इधर आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, वो इलेक्ट्रॉन गए, अभी बताएंगे यहाँ पे, अभी देख लो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके तरफ है, कॉम्प्लेक्स 4 में लास्ट यहाँ पर खड़े हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो बताइए Na-DH2 का इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसे घूम घाम के इधर आकर के यहां आ गया, ये तो हो गया Na-DH2 का। अब आप समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से ये Na-DH2 वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम करके इसके पास आया, तो जब ये कॉम्प्लेक्स 4 में एक कॉपर सेंटर A से साइटोक्रोम A को जब देते हैं, तो कॉपर सेंटर A जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इधर से 2 प्रोटॉन दौड़ के आते हैं, ये देखो 2 प्रोटॉन रेड कलर से, और ये आगे इधर देखो ये रहे 2 प्रोटॉन, है ना। तो ये 2 प्रोटॉन कब आते हैं, जब कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो ये फिक्स है कि कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो 2 प्रोटॉन इधर भेजेगा, इसको रट लो। ठीक है, कहीं से भी आए, कॉम्प्लेक्स 4 में अगर इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इधर भागेंगे, करेक्ट। अब आप देख लो, एक Na-DH2 ने जब इलेक्ट्रॉन अपना घुमाया तो पहले तो खुद ने 2 भेज दिए, फिर इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन से 2 इधर भिजवा दिए, ओके। और जब और आगे आया तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स 4 वाले 2 बाहर आ गए। तो आप सोचो कितने आए, एक Na-DH2 का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, उसने मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कितने प्रोटॉन्स को भेज दिया, कितने को भेजा, 1 2 3 6 प्रोटॉन को, और 2 प्रोटॉन। अब ये क्या होगा, इधर ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन, इधर हो जाएगा कम, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, लो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये F0 और F1 ये होते हैं मेम्ब्रेन में प्रोटीन, इसके थ्रू, ये टनल के थ्रू ये भागेगा और ये इधर मैट्रिक्स की तरफ में दौड़ेंगे। तो जब इस टनल से 2 प्रोटॉन मूव होते हैं अंदर यहां पर, तो एक एटीपी बनता है। तो आप सोचो कितने प्रोटॉन है, 1 2 3, तो ये 3 एटीपी बना करके देंगे, इसीलिए कहते हैं कि एक Na-DH2 3 एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। और ये बताओ यहां पर कौन आ गया, यहां पर आ गए प्रोटॉन, कौन आ गया, प्रोटॉन आ गया। और प्रोटॉन अब अंदर आ गया, जैसे ही अंदर यहां बाहर से अंदर आएगा तो एटीपी बनाता हुआ आएगा, क्या बनाता हुआ आएगा, एटीपी बना देगा। और ये प्रोटॉन किधर पहुंच जाएगा, और ये प्रोटॉन पहुंच जाएगा यहां पर, ये वाला प्रोटॉन जो है वो पहुंच जाएगा यहां, और ये प्रोटॉन आ गया यहां पे, इधर से घूमता हुआ। जब प्रोटॉन आ गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आपने रेस्पिरेशन से लिया, ये देखो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से आया, प्रोटॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ये रहा इनके पास में, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन के पास पहुंच जाएंगे, आगे ना घूम के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गए। तो जैसे 2 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा तो H2O बन जाएगा, तो H2O का फॉर्मेशन हो गया यहां पर, यस और नो, क्लियर। तो ऐसे आप देखिए कि 2 Na-DH2 ने अपने 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिए, और ऑक्सीजन को दिए तो ये H2O बन गया, यस और नो। तो ऑक्सीजन कौन सा, हाफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से 2 H2O बनते हैं, और 2 H2O बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, अपने 4 हाइड्रोजन चाहिए, कितने, 4 हाइड्रोजन चाहिए, और 4 हाइड्रोजन के लिए 2 Na-DH2 चाहिए, कितने Na-DH2 चाहिए, 2 Na-DH2 चाहिए। तो ये तो था Na-DH2 का खेल खत्म। अब आते हैं बात किसकी, अब करते हैं हम बात Fa-DH2 की, किसकी, Fa-DH2 की। अब आपको पता है Fa-DH2 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहां पर, तो ये जो दिख रहा है आपको, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Fa-DH2, और जब ये Fa-DH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो अपना प्रोटॉन जो होता है, वो प्रोटॉन जो होते हैं, इन प्रोटॉन्स को, 2 प्रोटॉन्स को, Fa-DH2 से 2 प्रोटॉन निकलेंगे ना, ये Fa-DH2 से 2 प्रोटॉन निकलेंगे और निकल करके सीधा भागेंगे इसके पास में, ये यहां पे, ये फर्क है, ध्यान रखना। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे इसने डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो Fa-DH2 ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, प्रोटॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम के यूबिक्विनोन के पास आएगा तो पीछे बचा हुआ प्रोटॉन इसके पास आएगा, और जैसे इसके पास आएगा तो ये डायरेक्टली आपको क्या देंगे, यहां पर 2 प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे यहां पे, ओके। अब ये 2 प्रोटॉन Na-DH2 वाले हैं, और जब ये इसको वापस देगा तो ये पाथ यूज करेंगे, और ये इसीलिए देखो 2 प्रोटॉन यूबिक्विनोन के ये वाले और 2 ऊपर वाले, तो इसीलिए देखो यहां पर 4 प्रोटॉन लिखा गया एनसीईआरटी के अंदर, जो बिल्कुल करेक्ट है, 2 ये और 2 ये, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे आया, इधर से आया, यूं घूमता हुआ साइटोक्रोम के पास यहां आया, और कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आपको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 और आएंगे या नहीं आएंगे, 2H+ इधर आएंगे, तो 2H+ इधर आएंगे, तो आपको इन्होंने 4H+ यहां लिख करके दिया जो गलत है। एक्चुअली इनको 2H+ यहां लिखना चाहिए था, 4H+ यहां बिल्कुल सही लिखा है, और ये 4H+ यहां 2H+ की जगह 4H+ होना चाहिए था, ओके। तब हमें समझ में आता है कि Na-DH2 का इलेक्ट्रॉन और Fa-DH2 का इलेक्ट्रॉन घुमाए तब 2 निकले हैं यहाँ पे।
अब आप सोचो जब FADH2 निकला तो कितने प्रोटॉन गए, 2 ये और 2 इधर वाले, ओके, ये 2 इधर वाले, तो ओनली 4 प्रोटॉन बाहर आए हैं, और 4 प्रोटॉन बाहर आए हैं तो ये इनको निकाल के छोड़ देगा। तो इसका मतलब एक FADH2, 2 निकलेंगे तो 1 ATP, ये 2 निकलेगा तो 2 ATP, तो एक FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, और फिर ये घूम के H2O बना लेंगे, तो ये है ATS। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आप बिल्कुल देख सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे बहुत सिंपल होता है, जहां पे डिग्रेडेशन होता है वहां बनते भी है चीजें। तो ये फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन, और ये बीटा ऑक्सीडेशन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत सिंपल है, देख लेना कितने एटीपी बनते हैं, कैसे बनते हैं। और RQ, इसका फॉर्मूला ये होता है, RQ की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, 0.7 किसके लिए होती है, और ये पूरा फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। प्रोटीन के लिए 0.8 होता है, कितना होता है, 0.8 RQ। तो ये था पूरा चैप्टर, इसको हमने पढ़ा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है नया चैप्टर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।